ओके, आ गए सब, शुरू करें। अभी तक अपन ने देखा शेयर, शेयर में कौन से दो टाइप्स देखे? प्रेफरेंस, प्रेफरेंस एज टू, प्रेफरेंस किस चीज में था उनको? उनको पहले प्रेफरेंस किस चीज में था? एज टू डिविडेंड एंड एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस मिलेगा, पहला हक मिलेगा, किसके कंपैरिजन में? कंपेयर टू इक्विटी शेयर। किस चीज का प्रेफरेंस मिलेगा? प्रेफरेंस फॉर देयर डिविडेंड एंड उनको पैसा वापसी का भी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन, जो भी बोलो। दूसरा देखा अपन ने इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर जो अपने नॉर्मल कॉमन इक्विटी शेयर, इसमें इक्विटी शेयर में भी नाउ देयर आर टू पार्ट्स, इक्विटी शेयर और विथ नॉर्मल voting rights and equity share having differential voting or differential rights। कुछ एडिशनल डिफरेंशियल हक इक्विटी शेयर वालों के पास में भी होता है। किन इक्विटी शेयर वालों के पास में? इक्विटी शेयर हैविंग डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है सर, अभी तो अपन ने देखा प्रेफरेंस वालों को होता है एडिशनल हक या पहला हक, प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस होता है। ठीक है, प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर की अपन जो बात कर रहे हैं उसमें क्या है? दो कैटेगरी, एक नॉर्मल वाले और एक डिफरेंशियल। हम यहां पर प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे डिफरेंशियल। कुछ अलग राइट्स, कुछ अलग हक, कुछ अलग राइट्स है इनके पास। किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल वोटिंग राइट्स वालों के कंपैरिजन में, नॉर्मल इक्विटी शेयर वालों के कंपैरिजन में। अब ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स जो एडिशनल जो है वो क्या है? Share capital which are not preference share capital are termed as equity share capital. Equity share capital are further classified as equity share with voting rights और plain vanilla because equitable और same voting rights। एक होते हैं नॉर्मल वाले इक्विटी शेयर जिसमें इक्विटेबल, सबको सेम राइट, सब कुछ नॉर्मल है। दूसरा क्या है? इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स। डिफरेंशियल राइट्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? कैसे डिफरेंशियल राइट्स? विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और वोटिंग राइट्स और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद रूल 4 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, और कुछ जो अगर राइट्स दे सकते हैं वो वाले, बट मेनली विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड या फिर वोटिंग राइट्स। उनके पास में एडिशनल राइट्स या डिफरेंशियल, दूसरों से अलग राइट्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग। ठीक है, अभी तक के नहीं, मतलब एक एक चीज पे चलते हैं। अभी सबसे पहली चीज, ये डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स को ऐसे इशू नहीं कर सकता कोई भी, मतलब कंपनी का ऐसा मतलब मन किया भाई इसको अलग दे दो, इसको अलग दे दो, ऐसा नहीं चलता। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई है लॉ में, कुछ स्पेसिफिक स्पेशल कंडीशन दी हुई है कि भाई अगर आप ये कंडीशंस कंप्लाई करोगे तो ही आपको डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर इशू करते आएंगे, तभी आप इशू कर सकते हैं। कौन सी कंडीशंस है वो? कंडीशंस टू इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। As per sub rule 1, the company limited by shares may issue equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise if it complies with the following conditions। पहली वाली कंडीशन, articles of association of company authorizes the issue of these shares। सबसे पहली चीज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन,
पूरे कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपन ने डिस्कस किया था, कंपनी का मेन चिट्ठा जो है, उसने सबसे पहली चीज तो उसने परमिशन देना चाहिए, ऑथोराइज करेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो ही आपके पास में पावर है, सबसे पहली चीज। हर एक चीज में अपन ने देखा, सबसे पहले तो अपन कहां पे जाते हैं, बाहर की चीजें तो बाद में देखो, पहले ये तो देखो खुद के वाले खुद को अलाउ करते नहीं करते, राइट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, उनको ऑथोराइज करना चाहिए। दूसरा, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कौन सा रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन, वापस बोलेंगे सब, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग। अब सर अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में, अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास द रिजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट, थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है। अगर अपने मतलब नॉर्मल है ये है तो उसमें जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज फाइन, लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास रिजोल्यूशन, कैसे पास करेंगे वो, थ्रू पोस्टल बैलेट। थर्ड पॉइंट, द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ऑफ द कंपनी शॉल नॉट एक्सीड 74%, कितना, 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब सर देखिए, फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर होल्डर्स है, ठीक है, इसमें से कंपनी ने क्या किया, 10 शेयर होल्डर्स को डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू किए कि भाई तुमको एक शेयर पे मतलब तुमको ज्यादा वोटिंग का तुमको पावर है, ठीक है, ज्यादा पावर है, तुम्हारे वोट को ज्यादा पावर रहेगा, ज्यादा तवज्जो रहेगा, ठीक है, और 90 लोग जो है, 90 लोग उनको नॉर्मल, ठीक है। इन लोगों का एक वोट मतलब एक ही काउंट किया जाएगा, बट कंपनी ने इनको क्या बोला कि आपका एक वोट मतलब 3 का वेटेज का काउंट किया जाएगा, ठीक है। मतलब कितना हो गया ये टोटल, इनके कितने हो गए 90 और इनका कितना हो गया 10 इंटू 3 30, ठीक है। 30 प्लस 90 कितना हो गया 120। अभी यहां पे ये परसेंटेज कितना है डिफरेंशियल वालों का टोटल 30/120, ठीक है। 25% है अभी टोटल में, इनका डिफरेंशियल वालों का टोटल हक कितना है 25%, ये चलता है। वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो इनका टोटल हक है ये पूरे इसका 74%, कितना 74% मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा इट कांट बी देयर, ठीक है। समझा सबको। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये रहता था, सिर्फ फॉर एग्जांपल ये बोलते थे एक मतलब 10, ठीक है, चलो 10 भी कम हो जाएंगे, 10 में कितने हो जाएंगे ये 10 में ये हो जाएंगे 10 इंटू 10 100, और ये कितने हो जाएंगे 90, टोटल कितने हो जाएंगे 190, 190 में से 100 डिवाइडेड बाय 190, ये भी अराउंड मतलब 50% 60% के अराउंड होता है, ये भी चलता है। अगर ये बोल रहे हैं 74% मतलब कितना हो गया इसका 150, अगर ये बोले और ये यहां पर 90 है, ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि एक शेयर मतलब 15, एक शेयर को हम 15 शेयर का पावर देंगे, आपका एक वोट 15 के बराबर है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इन लोगों के जो शेयर है टोटल वो कितने हो गए 150 और इनके कितने हो गए 90, टोटल कितने हो गए 240। अब कैलकुलेट करो 150 डिवाइडेड बाय 240, 62% अभी भी वैलिड है, ठीक है। और बढ़ाते हैं इनको थोड़ा, इसको ले जाते हैं अपन 25 पे, आपको एक शेयर की पावर 25 शेयर जैसी, एक वोट की पावर 25 वोट जैसी। अब कितने हो जाएंगे इनके 250, 10 लोगों के, इनके कितने हैं 90, टोटल कितने हो गए 250 और 90 340,
250 डिवाइडेड बाय 340, ये कितना हो गया? 73.5%। ओके, अगर इसको 26 कर दे तो ये कितने हो जाएंगे? 260। 260 प्लस 90 कितना होगा? 350। 260 डिवाइडेड बाय 350, दिस गोज 74.28%। तो मैक्सिमम कितना चलेगा? मैक्सिमम एक को 25 का पावर चलेगा। 26 अगर दे दिया एक को, एक शेयर को, डिफरेंशियल वाले को 26 शेयर्स का पावर दे दिया तो वो हो जाएगा 24 से ज्यादा, जो कि अलाउड नहीं है। अप टू 74% इज फाइन। ऑब्वियसली देयर कैन बी राइट्स, मतलब कि आपको पॉइंट में भी वो राइट्स रह सकते हैं, बट एक बार इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक को 25 तक का ऐसा पावर दिया यहां पर इस केस में, तो 73%, 73.5% ये चलेगा, बट 26 में वो कितना हो जाएगा? 74% के ऊपर, जो कि वैलिड नहीं है। हमारा बेसिक मुद्दा यहां पर, बेसिक पॉइंट यही है कि नॉर्मल राइट और डिफरेंशियल राइट, इनका जो टोटल हक है वो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये इनका जो टोटल हक है ये डिवाइडेड बाय टोटल शुड नॉट बी मोर देन 74% और शुड बी लेस देन 74%। ठीक है, अप टू, बेसिकली अप टू 74%। ठीक है, समझा सबको? Next condition, the company has not defaulted in filing annual accounts and annual returns for the 3 financial year preceding the year in which it was decided to issue such shares। पिछले 3 सालों में, जिस साल में हमने डिसाइड किया कि हमको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू करना है, उसके उस साल से 3 साल पहले तक आपने क्या नहीं करना होना चाहिए? डिफॉल्ट नहीं करना होना चाहिए था। किस चीज में? फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। Next, the company has not defaulted in payment of declared dividend। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, अपन ने डिविडेंड में देखा था कि डिक्लेयर करने के बाद में वो नहीं पे किया, बरोबर? तो डिक्लेयर करने के बाद में पेमेंट नहीं किया तो वो डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी का। और इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और कूपन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स और रीपेमेंट ऑफ मैच्योर्ड डिपॉजिट। देखो ऊपर यहां पे है ना एक लिमिट दी हुई थी, पिछले 3 साल में अपने उन्होंने मतलब ये नहीं किया होना चाहिए। यहां पे कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, बस ऐसा है उन्होंने डिफॉल्ट वो वाला किया ही नहीं होना चाहिए। द कंपनी और द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, repayment of any term loan from PFI or SFI or scheduled bank, statutory dues relating to employees जैसे कि provident fund वगैरह, crediting the amount of investor education and protection fund IEPF में जो मैंडेटरी डालना पड़ता है किसी कंडीशंस में, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, द कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द last 3 years of any offense अंडर इन एक्ट्स के अंदर कंपनी को पेनलाइज नहीं किया हुआ जाना चाहिए पिछले 3 साल में, जब से वो इशू करने का देख रहे हैं। कौन से एक्ट्स में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट फिर 1956, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और any other special act under which such company is being regulated by sectoral regulator। अगर वो कंपनी कोई और स्पेसिफिक कंपनी के मतलब कोई और स्पेसिफिक एक्ट में अगर रेगुलेट होती है तो उस कंपनी उस एक्ट में भी। एक नोट, अ कंपनी में इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 years from the end of the financial year in which default mentioned in point F stated above was made good। क्या बोल रहे हैं वापस? कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 years
from the end of the financial year in which default mentioned in point F stated above was made good. मतलब ये जो ऊपर अपने ये वाले जो पॉइंट्स है, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, इसको उन्होंने जब ठीक कर लिया, वहां से 5 साल तक के बाद में से वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर यहां तक?